मैं मैनेजर पांडे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर था, अब रिटायर्ड हूँ। मैं आज आपके सामने साहित्य के इतिहास दर्शन पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य के इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों और गैर साहित्यिक स्रोतों के उपयोग पर भाषण दे रहा हूँ। साहित्य की आलोचना और इतिहास के दृष्टिकोण के पीछे साहित्य संबंधी 3 बुनियादी धारणाएं। पहली धारणा यह है कि साहित्य स्वायत्त होता है, मतलब यह कि उसका समाज से कोई संबंध नहीं होता, वह समाज से अनुशासित और संचालित नहीं होता। दूसरी धारणा है कि साहित्य समाज से स्वतंत्र तो होता है, स्वायत्त तो होता है, लेकिन वह स्वायत्तता सापेक्ष होती है। इसको सापेक्ष स्वायत्तता का दृष्टिकोण कहते हैं। उसका अर्थ यह है कि साहित्य समाज से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उससे स्वतंत्र भी होता है। मतलब साहित्य समाज से प्रेरणाएं और प्रभाव आदि ग्रहण करता है, लेकिन वह उसी से बंधा हुआ नहीं होता। तीसरा दृष्टिकोण यह है कि समाज और साहित्य के बीच परस्पर निर्भरता होती है। मतलब साहित्य समाज पर निर्भर होता है और समाज साहित्य पर भी निर्भर होता है। ये जो साहित्य संबंधी 3 दृष्टिकोण हैं, उसी से साहित्य की आलोचना और साहित्य के इतिहास लेखन के अधिकांश दृष्टिकोण निर्मित होते हैं। आज मुझे आपसे जिस विषय पर बात करनी है, उनमें इन तीनों का समावेश होगा क्रमशः। पहली बात ये कि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि साहित्य की आलोचना और इतिहास लेखन में साहित्य की प्रक्रिया के भीतर जो बदलाव, विकास आदि होते हैं, उन्हीं का विवेचन करना साहित्य के इतिहास का काम है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि साहित्य की प्रक्रिया में या साहित्य के विकास की प्रक्रिया में समाज का गहरा हस्तक्षेप होता है। इसलिए साहित्य का इतिहास लिखते समय उन सब का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब यह देखें कि साहित्यिक स्रोतों के साहित्य के इतिहास में उपयोग का स्वरूप क्या है। असल में साहित्य के इतिहास में जब साहित्यिक स्रोतों का उपयोग केवल होता है, सामाजिक स्रोतों का उपयोग नहीं होता, तो केवल साहित्य प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले साहित्यिक
तत्वों का ही विवेचन और विश्लेषण इतिहास में किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उसमें उन्होंने साहित्यिक स्रोतों को ही प्रमुख माना है और इसका एक कारण है। द्विवेदी जी रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी में आलोचक और इतिहासकार के रूप में आए, इसलिए उन्होंने आचार्य शुक्ल से भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काम किया। उनकी 2 किताबें हैं, एक का नाम आपको बता चुका हूं, दूसरी किताब है हिंदी साहित्य की भूमिका। उसमें उन्होंने संपूर्ण भारतीय साहित्य को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इसीलिए उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के साहित्य की चर्चा की है और यह भी लिखा है कि हिंदी साहित्य के निर्माण और विकास में संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य का क्या योगदान है। यह एक तरह से साहित्यिक स्रोतों का ही उपयोग है। द्विवेदी जी यह भी मानते हैं कि हिंदी साहित्य में ऐसी अनेक परंपराएं विकसित हुई जो पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में मौजूद थी और उन्हीं का आगे विकास हिंदी साहित्य में हुआ। इसलिए साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करने वाले वो एक महत्वपूर्ण आलोचक। अब देखिए, कभी कभी साहित्यिक स्रोत का विवेचन करते समय लोक परंपरा को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं ऐसी होती हैं जो लोक परंपरा से आती हैं, लेकिन बाद में कुछ बड़े रचनाकार उनका परिष्कृत रूप अपनी रचनाशीलता या अपनी कृति में व्यक्त करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए आप 2 काव्य कृतियों को ध्यान में रखिए हिंदी साहित्य के। हिंदी के बहुत पहले के सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद, उनकी रचना है चंदायन, जो 1379 ईस्वी की है। यह जो चंदायन है उसमें लोरिक और चंदा की कथा है। सारा सूफी काव्य प्रेम काव्य है, ये रामचंद्र शुक्ल बहुत पहले कह चुके हैं। अब यह जो चंदायन है और उसकी कथा है, उसका मूल एक लोक कथा है। उसको कुछ क्षेत्रों में लोरकाहा कहा जाता है, भोजपुरी क्षेत्र में उसको लोरिकाइन कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। उसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत की जो कथा है, वह स्वयं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लोक में प्रचलित एक प्रेम कथा का ही परिष्कृत और विस्तृत रूप है। हिंदी के महाकवि तुलसीदास ने लोक परंपरा से लेकर ही 2 काव्य रूपों का प्रयोग अपने साहित्य या काव्य में किया है। एक तो सोहर,
जो एक लोकगीत की परंपरा है और दूसरे नाचू, इन दोनों के अपने छंद हैं, अपनी लय है, अपनी गति है, और तुलसीदास ने उसी में लिखा है। तो यह भी लोक से ली हुई परंपरा है। कोई तुलसी का विवेचन करेगा तो इसको ध्यान में रखेगा। यही नहीं, तुलसीदास ने जिस दोहा और चौपाई की पद्धति पर अपने रामचरितमानस का निर्माण किया है, उसका निर्माण तुलसीदास से, दोहा चौपाई की परंपरा का निर्माण तुलसीदास से पहले जायसी ने किया था। इसी पद्धति से उन्होंने पद्मावत लिखा था। जायसी से भी पहले इसका प्रयोग सिद्धों की कविता में है, यद्यपि उसका नाम अलग है। तो इसलिए साहित्य के इतिहास में कभी कभी लोक परंपरा और साहित्यिक परंपरा के आपसी संबंध को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब आप एक और उदाहरण देखिए। सूरदास के काव्य से सारे हिंदी क्षेत्र के लोग परिचित हैं। सूरदास ने गीत लिखा है जिसको मध्यकाल में पद कहा जाता था। अब ये पद जो हैं, यह भी लोक परंपरा से आए हुए हैं। पदों की परंपरा या गीतों की परंपरा लोक में पहले से मौजूद थी। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास प्रतीत होता है। तो आचार्य शुक्ल ने ये ध्यान में रखा कि सूर की गीत परंपरा पुरानी है और लोक से ली गई है। आगे जो इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात है कि कुछ काव्य रूप, कुछ काव्य प्रवृत्तियां भी परंपरा से ली जाती हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हिंदी में, और हिंदी में ही नहीं पूरे भारतीय साहित्य में, दो प्रकार की काव्य प्रवृत्तियां। एक तो राम काव्य की प्रवृत्ति है। हिंदी के अनेक कवियों ने लिखा है, बहुत सारे कवियों ने भारत की विभिन्न भाषाओं में भी राम काव्य लिखा है। लेकिन यह बात सब लोग जानते हैं कि राम काव्य की परंपरा का स्रोत, मूल स्रोत संस्कृत की महान रचना रामायण वाल्मीकि है, जो वाल्मीकि की रचना है। उसी तरह से अब मान लीजिए कि रामायण की चर्चा किसी को करनी हो तो यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अनेक प्रकार के रामायण भारतीय साहित्य में लिखे गए हैं और हिंदी क्षेत्र में भी लिखे गए हैं। जैसे स्वयंभू की एक रचना है पौमचरित, यह भी राम काव्य है जो अपभ्रंश में है। अच्छा, उसी तरह से जो कृष्ण काव्य की परंपरा है उसके दो स्रोत हैं। एक स्रोत तो महाभारत है और दूसरा स्रोत श्रीमद् भागवत है। इसीलिए एक और बात आपसे चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि भक्ति आंदोलन के दौर में 15वीं 16वीं सदी में अधिकांश भारतीय भाषाओं में संस्कृत के 3 ग्रंथों के अत्यंत मौलिक अनुवाद हुए। एक तो वाल्मीकि रामायण, दूसरी रचना है महाभारत और तीसरी है श्रीमद् भागवत। मौलिक अनुवाद इसलिए कह रहा हूं कि वो पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद नहीं है।
जो बांग्ला में, असमिया में, गुजराती में, तेलुगु में, तमिल में रामायण और महाभारत के उड़िया में अनुवाद हुए हैं, वो उस भाषा की अपनी महान मौलिक रचना है। अब आधुनिक काल में आइए। आधुनिक काल में हिंदी में और भारतीय साहित्य में भी बहुत सारी प्रवृत्तियां और साहित्य रूप ऐसे आए जो पहले से भारत में नहीं थे, यूरोप से आए अंग्रेजी राज के कारण और प्रभाव से। अब जैसे उनमें उपन्यास है, हिंदी में वर्षों से यह बहस हो रही है कि क्या भारतीय उपन्यास की कोई ऐसा रूप भी है जो शुद्ध भारतीय परंपरा का है। ये बहुत ही संकीर्ण किस्म का राष्ट्रवाद है। आधुनिक काल में साहित्यिक विधाओं का आवागमन एक क्षेत्र, एक देश, एक महादेश से दूसरे क्षेत्र, दूसरे देश और दूसरे महादेश में होता रहा है। उसके कई कारण हैं। असल में उपन्यास, कहानी, निबंध आदि ऐसी विधाएं हैं गद्य की जिनके लिए पत्र पत्रिकाओं और प्रकाशन का होना जरूरी है। तो चूंकि ये पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन और प्रेस का काम पहले यूरोप में हुआ, इसलिए वहां ये विधाएं पैदा हुई, फिर वहां से दुनिया के विभिन्न देशों में गई और भारत में भी आई। भारत में भी हिंदी में उपन्यास का जब उदय हुआ तो उसके पहले बांग्ला में हो चुका था, तो बांग्ला का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। इसलिए इन सब चीजों की खोज भी साहित्य के इतिहास में की जाती है। अब मैं आपके सामने साहित्य के इतिहास में गैर साहित्यिक स्रोतों के उपयोग की कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आगे उन्होंने यह भी ध्यान दिया है कि जनता की चित्तवृत्ति कैसे बनती है। तो लिखा है उन्होंने कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। इसका मतलब ये है कि साहित्य के इतिहास में जनता की चित्तवृत्ति के निर्माण और परिवर्तन की प्रक्रिया को ठीक से समझना हो तो उसके निर्माण में राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान और उपयोग भी जरूरी होगा। ये सब गैर साहित्यिक हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए साहित्य के इतिहास में इन सब पर ध्यान देना पड़ता है। इन सब पर ध्यान देकर हिंदी में साहित्य के व्यवस्थित इतिहास लेखन का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रवृत्ति को आपको देखना हो, चाहे आधुनिक काल की प्रवृत्ति हो या मध्यकाल की, तो समाज की ओर तो जाना ही पड़ेगा जी। जैसे मध्यकाल का एक उदाहरण लीजिए। सब लोग यह जानते हैं कि मध्यकाल में जिसमें भक्ति काल का उदय हुआ तो जन समुदाय कविता की दुनिया में आए। वे ऐसे थे जो पहले कविता की दुनिया में नहीं थे।
उनमें एक है स्त्रियां। भक्ति काल में असंख्य स्त्रियां भारत की विभिन्न भाषाओं में कविता की दुनिया में आई। शुरुआत में भी तमिल की कवित्री आंदाल का नाम लिया जाता है। कर्नाटक की एक बहुत ही प्रखर कवित्री थी अक्का महादेवी, उनका नाम लिया जाता है। उसी तरह से मराठी में, गुजराती में, कश्मीरी में और हिंदी में मीराबाई तो है ही। दूसरे दलित समुदाय से बहुत सारे कवि भारतीय भाषाओं में भक्ति काल में आए। अब यह सवाल तो है ही कि ये दो समुदाय अचानक कविता की दुनिया में इस तरह क्यों आए, कैसे आए और आए तो उसका असर क्या पड़ा। इसका उत्तर किसी साहित्यिक प्रक्रिया से नहीं खोजा जा सकता। इसके पीछे व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है जिसको जानने के लिए सामाजिक स्रोतों का उपयोग करना जरूरी होगा। उसी तरह आधुनिक काल में आप आइए तो हिंदी में निबंध नाम की विधा तो थी नहीं। उपन्यास भी वर्तमान रूप में पहले संस्कृत में भी नहीं था, कहानी भी नहीं थी, कथा आख्यायिका आदि रूप थे, पर वो उपन्यास और कहानी से एकदम भिन्न है। तो क्यों हुआ? इसके दो तीन कारण उपन्यास, कहानी, निबंध आदि के विकास के। पहला कारण तो यही है कि आधुनिक काल में प्रेस और प्रकाशन की व्यवस्था हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक साथ तीन काम हुए। पहला यह कि पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी, अखबार निकलने लगे, तो उनमें धारावाहिक उपन्यास छपते थे, पत्रिकाओं में कहानियां छपती थी, निबंध छपते थे, और इसी प्रक्रिया में इन तीनों का विकास हुआ। तो अब अगर मान लीजिए कि प्रेस और प्रकाशन की व्यवस्था नहीं होती तो पत्र पत्रिकाएं नहीं निकलती, अखबार नहीं निकलते, यही नहीं पुस्तकें छपती नहीं और बड़ी संख्या में लोग उनको पढ़ते नहीं, क्योंकि जब हाथ से केवल किताबें लिखी जाती थी तो उनकी संख्या बहुत सीमित होती थी, पाठक भी बहुत सीमित होते थे। तो अब इसीलिए आधुनिक काल पर विचार करते समय इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि आधुनिकता किधर से आई, क्यों आई, कैसे आई, इन कारणों से आई। इसी तरह एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि दुनिया में साहित्य के इतिहास संबंधी कुछ ऐसे दृष्टिकोणों का विकास हुआ है जिनका गहरा संबंध गैर साहित्यिक स्रोतों की खोज और व्याख्या से। जैसे साहित्य के इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टिकोण है विधेयवाद। इस विधेयवाद के दृष्टिकोण से इतिहास लिखने वाले व्यक्ति थे फ्रांस के टेन, जिनको कुछ लोग ताइनी भी कहते हैं। तो उनके विधेयवाद की तीन बुनियादी मान्यता है। अंग्रेजी में उन तीनों को समझिए तो उनका कहना यह था कि साहित्य की प्रक्रिया को समझने के लिए रेस, मिलियू एंड मोमेंट, मतलब प्रजाति, युग और परिस्थिति को जानना समझना बहुत जरूरी है।
मतलब ये हुआ कि इन तीनों का एक साथ संबंध ही साहित्य के उद्भव, विकास और परिवर्तन का कारण होता है। विधेयवाद के आने के बाद यूरोप में और उसी के प्रभाव से भारत में लंबे समय तक साहित्य के इतिहास लिखे जाते रहे। अंग्रेजी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है जॉर्ज ग्रियर्सन का, वह उसी पद्धति से, विधेयवादी पद्धति से ही लिखा गया था। यही नहीं, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसमें भी विधेयवादी पद्धति का उपयोग है। यह बात नलिन विलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन नामक किताब में लिखी है। लेकिन एक फर्क ध्यान रखना है, वो ये है कि विधेयवाद में रचनाओं का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विधेयवाद पर वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक मतलब प्रकृति विज्ञान संबंधी विवेचन विश्लेषण की पद्धति का बहुत असर था। इसलिए तीन का ये कहना था कि कोई रचना अच्छी है कि बुरी है, यह इतिहास का काम नहीं है बताना, वह रचना कैसे पैदा हुई यह बताना इतिहास का काम है। पर रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में खाली यही नहीं है कि हिंदी की कौन सी रचना कैसे पैदा हुई, बल्कि वह अच्छी है कि बुरी है यह भी उन्होंने बताया है। इसलिए आचार्य शुक्ल विधेयवाद की पद्धति का उपयोग करते हैं, लेकिन उससे आगे भी जाते हैं। और किसी भी साहित्य के इतिहासकार के लिए यह जरूरी है। अब एक और बात देखिए, साहित्य में कभी कभी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं जो गैर साहित्यिक स्रोतों या कहिए कि सीधे सामाजिक स्रोतों से जुड़ी हुई होती है। मतलब मान लीजिए कि इस पर किसी को विचार करना हो कि हिंदी में भक्ति काल जो आया तो पहले निर्गुण काव्य का विकास क्यों हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कि निर्गुण भक्त कवियों में अधिकांश, लगभग 90% से अधिक कवि छोटी जातियों से आए कवि थे। मतलब कबीरदास जुलाहा, रैदास दलित, ये खाली हिंदी में ही नहीं हुआ, वो भारत की अन्य भाषाओं में भी हुआ। उसका एक कारण बड़ा है और वह सामाजिक। ये जो छोटी जातियों के या निम्न जातियों के जो लोग थे, वो हिंदू समाज के देवताओं के मंदिर में जा नहीं सकते थे, उनका प्रवेश वर्जित था। तो अब वो ईश्वर भक्ति कैसे करें? तो कन्नड़ के एक कवि और समाज सुधारक विश्वेश्वर ने कहा कि अमीर लोग अपने मंदिर बनाएंगे, लेकिन हमारे तो पैर ही हमारे मंदिर के खंभे हैं, हमारा शरीर मंदिर का रूप है और हमारा मस्तक मंदिर का शिखर है। इसीलिए हमारा ईश्वर हमारे भीतर रहता है। यही भावना और यही दृष्टि सारे निर्गुण काव्य में है। कबीर के यहाँ, रैदास के यहाँ,
दादू के यहाँ, इस सब के यहाँ मिलेगी। तो अब यह जो निर्गुण भक्ति काव्य है, उसके उदय का कारण साहित्यिक उतना नहीं है जितना सामाजिक है। इसलिए उस पर विचार करते समय इसके उदय के कारण के रूप में सामाजिक स्थिति और भारत में जातिवाद की उपस्थिति पर तो विचार करना ही होगा। अब एक और बात आपसे कह रहा हूं, स्वयं कबीरदास अवतारवाद को नहीं मान। असल में अवतारवाद की एक समस्या कबीर के सामने थी, वो ये कि अवतारवाद में भक्त अपना सब कुछ वर्तमान और भविष्य ईश्वर पर छोड़ देता है। इसके ठीक विपरीत कबीरदास स्वयं आत्म विकास की प्रक्रिया को महत्व देते हैं, जो लगभग गौतम बुद्ध के एक सिद्धांत से प्रेरणा लेता हुआ दिखाई देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपदीपो भव, मतलब अपना दीपक आप बनो, किसी ईश्वर के भरोसे मत रहो। तो इसलिए दलितों के लिए और कोई उपाय नहीं था कि वो अपना दीपक आप बनो के सिद्धांत को अपनाए। इसलिए अवतारवाद के विरोध का भी कारण साहित्यिक नहीं बल्कि गैर साहित्यिक या सामाजिक कारण था। कभी कभी यह भी होता है कि साहित्य के इतिहास में गैर सामाजिक, मतलब राजनीतिक विचारधारात्मक दृष्टिकोण जो मूलतः सामाजिक ही हैं पर लगते हैं कि वो सामाजिक नहीं है, उनका असर भी पड़ता है। अब भक्ति काल में एक और प्रवृत्ति आई। ये भक्ति काल के का प्रत्येक कवि, चाहे तमिलनाडु से लेकर आसाम तक और महाराष्ट्र से लेकर सारे हिंदी क्षेत्र तक जो भक्ति काव्य है, उसका प्रत्येक कवि अपनी मातृभाषा का कवि है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उस समय दो भाषाएं प्रमुख थी, ज्ञान और शास्त्र की भाषा संस्कृत थी और शासन की भाषा फारसी थी। ये दोनों भाषाएं सामान्य जन को और स्त्रियों को पढ़ने सीखने की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी मातृभाषा में कविता की। अब खाली आप साहित्यिक स्रोत की चर्चा करते रहेंगे तो यह बात समझना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि गैर साहित्यिक स्रोतों का भी उपयोग साहित्य के इतिहास में अनिवार्य होता है। अब एक और बात देखिए, हाल आधुनिक काल साहित्य के अध्ययन की एक और पद्धति विकसित हुई है जिसको इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर अनुशासनीय पद्धति कहते हैं। उसमें साहित्य का अध्ययन समाज शास्त्रीय दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से होता है, क्योंकि इन सब का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। अब मान लीजिए कि किसी को ऐतिहासिक उपन्यास या ऐतिहासिक काव्य पर विचार करना हो। मान लीजिए कि आपको झांसी की रानी के बारे में लिखे गए वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यास पर विचार करना हो तो आपको अनिवार्यतः इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा और तब आप साहित्य के इतिहास में उसका स्थान निर्धारित कर सकते हैं कि झांसी की रानी नामक उपन्यास का कथानक कितना प्रामाणिक है इतिहास से और कितना वृंदावनलाल वर्मा की कल्पना की देन है। उसी तरह से
जिन लोगों के साहित्य पर, जैसे इलाचंद जोशी के उपन्यासों पर या जैनन जी की कुछ कहानियों पर आगे पर मनोविज्ञान का गहरा असर है, तो उसके मूल्यांकन विवेचन के लिए मनोविज्ञान की जानकारी आलोचक और इतिहासकार के लिए जरूरी है। इस तरह से मेरा कहना ये है कि साहित्य का इतिहास लिखते समय साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ गैर साहित्यिक स्रोतों का भी उपयोग किया जाना चाहिए।